सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया पर मौजूद हैं। भोपाल में एनडीटीवी इंडिया की जो खबर है उसका असर जो है वो दिखाई पड़ा और एनडीटीवी पर ऐशबाग के 90 डिग्री वाले जो अनोखा ब्रिज बना था उसकी खबर हमने आपको दिखाई थी। उसके बाद अब रेलवे ने इस ब्रिज को रीडिजाइन करने का फैसला किया है। पुल के डिजाइन पर विवाद होने के बाद रेलवे ने अब पुल पर की जो चौड़ाई है वो 3 फीट तक बढ़ाने की अनुमति दी है और यह भी बताया जा रहा है कि डिजाइन हटाकर जो इस वक्त डिवाइडर जो है वहां पर डिवाइडर को हटाकर पुल की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी, जिसके बाद ब्रिज के डिजाइन में सुधार आएगा। अनूठा ब्रिज भोपाल में बना और उसके बाद हमने ये खबर आपको दिखाई थी। ये खबर वही इसका असर है जो ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता निहारिका की ये रिपोर्ट जरा देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। इस वक्त हम जिस ओवरब्रिज पर खड़े हैं ये ऐशबाग कॉलोनी का है जो भोपाल में स्थित है और ये पूरे देश में इस वक्त बहुचर्चित था। इसका कारण यही था कि इसे 90 डिग्री टर्न पर बनाया गया है। कई मीम्स हमने देखे थे, कई तरह की गॉसिप्स हमने इस पूरे ब्रिज को लेकर सुनी थी, लेकिन एनडीटीवी वो चैनल था जिसने प्रमुखता के साथ इस खबर को चलाया था कि आखिरकार 90 डिग्री के टर्न वाला ब्रिज ये बना कैसे, अप्रूव कैसे हुआ और अब अगर बनकर तैयार हो गया है तो क्या इस पे आम जनता जो है वो सेफ रहेंगी। इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे थे। वो सवालों के उठने के बाद गवर्नमेंट ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और उसके बाद इस पूरे ब्रिज को उन्होंने इन्वेस्टिगेट कराया। इस ब्रिज का इन्वेस्टिगेशन हुआ। जब इस ब्रिज का इन्वेस्टिगेशन हुआ तो कई तमाम सवाल उठे कि आखिरकार जो लोग यहाँ से गुजरेंगे वे लोग गुजरेंगे तो क्या सेफ रहेंगे, क्या एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि वैसे भी जो ओवर ब्रिजेस बनते हैं उस पर स्पीड लिमिट तय होती है, लेकिन जब टर्न की बात आती है, अगर इस तरह का टर्न होगा कि आने वाले कोई लोग ना किसी को दिखेंगे ना ही वहां से गुजरने वाला इंसान, तो क्या लोग यहां से गुजरते वक्त सेफ रहेंगे। भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र में स्थित देश भर में चर्चित 90 डिग्री मोड़ वाला फ्लाईओवर अब रीडिजाइन किया जाएगा। इस फ्लाईओवर के फुटपाथ को तोड़कर करीब 3 फीट अतिरिक्त टर्निंग स्पेस बनाई जाएगी, यानी कि जो टर्निंग स्पेस इस वक्त आप लोग देख रहे हैं इसे और 3 फीट चौड़ा किया जाएगा। जो इस वक्त एक 90 डिग्री का एंगल दे रहा है उसे हटाकर एक स्मूथ सर्कल टर्न दिया जाएगा ताकि जो लोग इधर से आए और जो लोग यहाँ से गुजरे वे दोनों एक दूसरे को देख सके और किसी भी तरह से यहाँ पर एक्सीडेंट्स ना हो। चूंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 लेन जैसी जगह यहाँ पर दी गई है जिसमें से लोगों को आना भी है और लोगों को जाना भी है, तो इसलिए उनकी सेफ्टी के मद्देनजर इस तरह का डिसीजन लिया गया है। जो रेलवे है उसने भी अब 10 फीट की जगह दे दी है ताकि चौड़ी कर सके, इस ब्रिज को चौड़ा कर सके और ब्रिज को चौड़ा करने के साथ ही इसको एक स्मूथ टर्न दे सके। आपको हम यहाँ से नीचे का भी दिखाते हैं। देखिए रेलवे की जमीन है, यहाँ से ट्रेन भी गुजरती है और जब यहाँ से गुजरेगी तो वो ब्रिज के नीचे से ही निकलेगी। रेलवे की जमीन पर ही बनाया गया है, जिसके चलते पहले रेलवे ने यहाँ पर जमीन नहीं दी थी, लिमिटेड ही एरिया इन्हें दिया था, जिसके चलते इस तरह से इसे अप्रूव किया गया था। लेकिन अब रेलवे ने भी इसे 10 फीट और चौड़ा करने की अनुमति दे दी है, जिससे इसमें 4 फीट और चौड़ा किया जा सकेगा दोनों ही तरफ से। इसका निर्माण ठेकेदार अपने खर्च पर करेगा। अब आम जनता का पैसा इस पर नहीं लगाया जाएगा। फ्लाईओवर पर जो इलेक्ट्रिक सिग्नल लगने हैं, स्पीड ब्रेकर्स लगने हैं, रेलिंग और रोड साइन लगने हैं, वे सब भी पुख्ता हो और उचित जगह पर लगाए जाए, इसका भी ये देखा जाएगा और इसको भी लेकर यहाँ पर कई सारी चर्चाएं की जाएगी। जब इस पूरे ब्रिज को एक बार फिर तैयार किया जाएगा तो उसके बाद यहाँ से जो भी लोग गुजरेंगे उनकी सेफ्टी के अनुसार इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि लोगों को यहाँ से गुजरने में परेशानी ना हो। चलिए अब उस रिपोर्ट की बात करते हैं, उसको आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। एनडीटीवी ने इस ब्रिज को जिस तरीके से एक्सपोज किया था वो रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। शहर में एक ब्रिज बन गया है और चर्चा ये नहीं हो रही कि बना कैसे, चर्चा ये है कि ये मोड़ कैसे लेता है। वैसे भी हमारे देश में योजनाएं आगे नहीं बढ़ती, मोड़ ले लेती हैं। देखने वाले यही पूछ रहे हैं किसने बनाया ये मुजस्समा। भोपाल में 18 करोड़ रुपए की लागत से बना ऐशबाग ओवरब्रिज। ब्रिज ऐसा कि आप सीधा चलिए, 90 डिग्री पर रुकिए और फिर खुदा से दुआ कीजिए कि गाड़ी दीवार से न टकराए। इस एल शेप के पुल ने इंजीनियरिंग की परिभाषा ही बदल दी है।
पहले ब्रिज लोगों को जोड़ते थे, अब टकराते हैं। इस ब्रिज की रचना देखकर लगता है जैसे किसी इंजीनियर ने स्केल से नहीं सरकारी नोटिंग की कलम से बनाया हो। जहां भी फाइल घूमती है वहीं मोड़ बना दिया। सडनली मैं यहाँ से निकल रही थी, मैं चेक करने आई थी कैसा ब्रिज बना हुआ, तो मैंने देखा तो काफ़ी डेंजरस बनाया है इन्होंने। जो टर्न्स जो दिए हैं वो बहुत डेंजरस है और नाइट में ज़्यादा ख़तरा है। और इनको जो देना था थोड़ा सा स्पेस जो है इन्होंने कम दिया है, बिल्कुल डबल वे में जो है इन्होंने बहुत कम दिया है। स्पेस इनको बहुत ज़्यादा देना चाहिए था, कम दिया है। आने जाने का रास्ता मुझे तो ये लगा था कि ये 1 वे है, लेकिन ये 2 वे है। इस ब्रिज को देखकर ऐसा भी लगता है मानो प्लानिंग मीटिंग नहीं हुई, बल्कि 25-50 इंजीनियरों ने पिज्जा खाते वक्त एक नैपकिन पर स्केच बनाकर काम शुरू कर दिया हो। अब जनता रोज एल पर खड़ी है, लुढ़के या बचें। 448 मीटर लंबा, 8.5 मीटर चौड़ा है ये ब्रिज। इस पेंच, माफ कीजिएगा, पुल पर लोगों को सफर करने से पहले लगता है कि ये ब्रिज कम जिंदगी का टेस्ट ज्यादा है। कुछ सरकारी नीतियों की तरह पहले सीधे चलो, फिर अचानक मोड़ आ जाए, बिना संकेत, बिना चेतावनी। अब ये गलती जो हुई है वो डीपीआर लेवल पे गलती हुई है और उसके बाद एग्जीक्यूशन भी गलतियां हुई हैं। तो इस गलती का खामियाजा वहाँ की जो पब्लिक है उसको भुगतना पड़ेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी ये होगी कि वहाँ पे एक्सीडेंट जोन बन जाएगा। और जो हॉरिजेंटल सड़क पे अगर ऐसा जोन हो तो वहाँ पर फिर भी दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है, जगह की उपलब्धता रहती है। पर यहाँ पर जगह की उपलब्धता नहीं रहेगी तो यहाँ पे अधिक से अधिक एक्सीडेंट जोन होंगे। और चूँकि वो घना क्षेत्र से जोड़ रहा है तो वहाँ पे वाहनों की आवाजाही भी बहुत होगी। लेकिन मंत्री जी कहते हैं कैसे कैसे विशेषज्ञ आ गए हैं। किसी भी ब्रिज के बनने के बाद एकाएक कुछ विशेषज्ञ आते हैं और वो जानकारियां देते हैं। कोई भी ब्रिज या पुल जब बनते हैं तो बहुत सारे तकनीकी पहलुओं से गुजरने के बाद होते हैं और इसीलिए अगर ये कोई आरोप है तो इसका परीक्षण कर इसकी जांच कर ली जाएगी। जी मंत्री जी, इस ब्रिज की फाइल तकनीकी पहलुओं से जरूर गुजरी होगी, शायद इतनी बार गुजरी कि घूमते घूमते 90 डिग्री का चक्कर लग गया। अब लोग कह रहे हैं ब्रिज नहीं रिंग रोड बना देते तो गोल गोल घूम लेते, कम से कम टकराने से तो बच जाते। एक और मंत्री जी हैं, खुद लिखा, मैंने कई बार निरीक्षण किया और हर बार कैमरे इन्होंने बड़ी श्रद्धा से देखा। पुल चाहे जैसा बन रहा हो, सोशल मीडिया पर तस्वीरें तो सीधी, चमकदार और पूर्ण गुणवत्ता के साथ चढ़ती रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे निर्माणाधीन पुल नहीं, फेसबुक फ्रेंडली लोकेशन बन रही हो। मंत्री जी ने कहा निर्देश दिए हैं, अब ये न पूछिए किसे दिए हैं, क्या दिए हैं, क्योंकि इस पुल को देखकर तो लगता है निर्देश इंजीनियर को नहीं, किसी गोलगप्पे वाले को दिए थे, जैसे घूमे वैसे परोसो। अब वैसे भी पुल का काम केवल सड़क जोड़ना नहीं होता, उसका काम ये भी होता है कि ठेकेदार को लाभ मिले, इंजीनियर को प्रमोशन मिले और मंत्री जी को फीता काटने का अवसर मिले। इसके बाद अगर पुल से कोई बगैर दुर्घटना निकल भी जाए तो इसे अतिरिक्त उपलब्धि माना जाए। देखने वालों और विशेषज्ञों को यह पुल इंजीनियरिंग और कॉमेडी का गठबंधन लग रहा है। खैर, प्रक्रिया है तो जांच का आदेश होगा, टीम का गठन होगा, रिपोर्ट आएगी और अंत में यह निष्कर्ष निकलेगा कि मोड़ तो ठीक था, जनता ही सीधी चलने की आदत में थी। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। ऑपरेशन सिंदूर जब भारतीय सेना ने तबाह किए पाकिस्तान के सैनिक ने और पाक सेना को दिया मुंहतोड़ जवाब। घुटनों पर आए पाकिस्तान ने लगाई युद्ध विराम की गुहार। ट्रंप ने फैलाया भ्रम, विपक्ष ने उठाए सवाल, लेकिन अब सब साफ है। प्रधानमंत्री ने कहा ट्रंप से एकदम स्पष्ट, नो मध्यस्थ। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा, कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। अपने पोस्ट और बयानों से भ्रम फैलाने वाले ट्रंप को ही पीएम मोदी ने दिखाया आईना। जिस ट्रंप के दम पर विपक्ष सवाल पूछ रहा था, अब वही ट्रंप है लाजवाब और देश में विपक्ष को कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। कल जब वो भारत लौटते हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाएं, विपक्ष के नेताओं को बुलाएं और यही बात दोहराएं, उनके मुंह से क्यों नहीं आता? ट्रंप से एकदम स्पष्ट, नो मध्यस्थ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई। ट्रंप के आग्रह पर यह फोन कॉल हुआ।
फोन कॉल पर प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच में जो बातचीत है उसमें बताया गया कि भारत ने कभी भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है और ना ही भविष्य में करेगा। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूनाइटेड स्टेट्स आने का जो न्योता है उसे भी अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने यूएस के राष्ट्रपति को भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। इस बातचीत को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। 35 मिनट की ये पूरी बातचीत दोनों नेताओं के बीच में हुई। इसमें क्या क्या खास बातें रही? ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत की गई, पाकिस्तान के सीज फायर पर कोई बात नहीं हुई, भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, ऐसा प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप को बताया। ऑपरेशन के दौरान ट्रेड डील पर कोई बातचीत नहीं हुई, यह भी कहा गया। भारत पाक रिश्तों पर कोई बात अमेरिका से नहीं हुई। आतंक प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध है, प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका आने का उनको न्योता दिया। कनाडा से लौटते वक्त अमेरिका आने का उनको न्योता दिया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका नहीं जाएंगे और दोनों नेताओं के बीच जल्द ही मुलाकात पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का जो न्योता है वो स्वीकार भी किया है। चलिए अब बात करते हैं इस पूरी जो बातचीत पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और कांग्रेस के प्रवक्ता के जो मुख्य प्रवक्ता हैं जयराम रमेश इंचार्ज हैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के, उन दोनों के बीच में जबरदस्त कहासुनी हुई है। क्या क्या उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप जी से कहा कि किसी थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप की कोई बात या कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना भारत इसको स्वीकारता है। आज तो एक नया डॉक्ट्रिन स्थापित हुआ है कि गोली का जवाब गोले से। एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ प्रॉक्सी वॉर नहीं, एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखा जाएगा और घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब देने की जो क्षमता है उसका भी परिचय मिला। हम तो चाहते थे कि पार्लियामेंट का विशेष सत्र हो, चर्चा हो, उसमें यही बात कहे जो आज कहा जा रहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को कहा है। कल जब वो भारत लौटते हैं सर्वदलीय बैठक बुलाएं, विपक्ष के नेताओं को बुलाएं और यही बात दोहराएं। उनके मुंह से क्यों नहीं आता? 37 दिनों से वो इसके बारे में कुछ कहा नहीं है। तो आज उन्होंने फोन कॉल की है, अच्छी बात है कि 35 मिनट का फोन वार्तालाप हुआ है राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में, तो वो अवगत कराएं विपक्ष के नेताओं को, वो बोलें कि मैंने ये कहा है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में यूएस प्रेसिडेंट के साथ में ये स्पष्ट कर दिया,
और उनके साथ बायलैटरल 35 मिनट की उसमें स्पष्ट कर दिया बातचीत में कि कोई तीसरी कंट्री इन्वॉल्व नहीं थी। पाकिस्तान ने हाथ जोड़कर भारत से भीख मांगी कि किसी भी तरीके से आप इसको रोको, और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को की गोली का जवाब गोले से दिया, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने भी एग्री किया। उसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के नैरेटिव में विश्वास नहीं रखती, भारत की सरकार के नैरेटिव में विश्वास नहीं रखती, तो इन सबसे यही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि राहुल गांधी और जयराम रमेश का दिल पाकिस्तान में बसता है, ना कि हिंदुस्तान के अंदर। ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो 17 बार कह चुके हैं कि मैंने मध्यस्थता किए है, तो ये ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी और मोदी जी की बात हुई है और मैं मोदी जी की बात मानता हूं, और सचमुच मैंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में मध्यस्थता नहीं की। ये उसने कहना चाहिए। ये जो मोदी जी के भगतगण हैं उसने नहीं कहना चाहिए। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो सख्त नीति है उसको एक बार फिर से दोहराया और इसे वैश्विक खतरे के खिलाफ एकजुट होकर निष्पक्ष कार्रवाई, निर्णायक कार्रवाई की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए हमारी सोच और नीति स्पष्ट होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में एक बात बिल्कुल साफ की कि आतंकवाद को लेकर दोहरी नीति नहीं चलेगी। उन्होंने G7 के मंच से सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा आतंकवाद पर दोहरा रवैया ठीक नहीं है। आतंकवाद की जो कीमत है वो पूरी दुनिया चुकाती है। आतंकवाद पर एकजुट पूरा देश, पूरे विश्व को होना चाहिए। आतंकवाद समर्थकों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। पहलगाम में मानवता पर हमला हुआ, पीओके में आतंकवादी ढांचे को भारत ने नष्ट किया है। और चलिए कुछ तस्वीरें जरा जो हैं वो इस बार फिर से एक बार सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल हैं और एक बार फिर से जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पर, जो लोग अक्सर टिप्पणी करते हैं, उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से जो उनकी तस्वीरें हैं उसको लेकर एक बार फिर से बातचीत आगे और बढ़ रही है। उन्होंने जॉर्ज मेलोनी ने कहा, एक बात खुद कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने बात कही कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लीडर बनना चाहती हैं। वो कभी भी अकेले में नहीं बल्कि G7 में जुटे राष्ट्राध्यक्षों के बीच में ये बात कही गई। मेलोनी और मोदी एक दूसरे के सामने आए तो दोनों ने हाथ मिलाया और एक दूसरे का हालचाल भी पूछा। फिर जॉर्ज मेलोनी ने तुरंत कहा, यू आर द बेस्ट, आई एम ट्राइंग टू बी, मैं आपकी तरह, आई एम ट्राइंग टू बी लाइक यू, आप सबसे अच्छे हैं और मैं आपकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी राष्ट्राध्यक्षों से वहां पर बातचीत की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्मजोशी से मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर मर्ज के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की और दोनों देशों के बीच में रिश्तों को सुधारने पर और बातचीत हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, उसकी भी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई और प्रधानमंत्री ने जो नए वहाँ के प्रधानमंत्री हैं कार्नी, उनको बधाई भी दी और रिश्तों में नई गर्मजोशी की जो शुरुआत है उसके लिए उम्मीद जताई। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान रिश्तों को सुधारने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों में संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि भारत और कनाडा के संबंध कई मायने से बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के
लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। इस दौरान भारत और कनाडा के उच्चायुक्तों की नियुक्ति और राजनयिक सेवाओं को सामान्य करने में सहमति बनी। चुनाव की जीत के लिए प्रधानमंत्री ने महाकानी को बधाई भी दी। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री ने से मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। महाकानी को प्रधानमंत्री ने बधाई दी और नए रिश्ते बहाल करने पर चर्चा की। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। India has been coming to the G7, I believe, since 2018 in Biarritz with our French partners, and it's a testament to the importance of your country, to your leadership, and to the importance of the issues that we look to tackle together, from energy security, from the energy transition that you're helping to lead, to the future of artificial intelligence, to the fight that we have against transnational repression, against terrorism, against other factors, and the work that we can do together. And it is my great honor to have you here. I enjoyed your intervention just now, and we look forward to our discussion. इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं कनाडा से हमारी सहयोगी महासिद्दीकी। 40 मिनट चली ये द्विपक्षीय वार्ता प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के बीच, और सबसे बड़ी जो यहाँ से खबर निकल रही है वो ये है कि दोनों देश अब अपने हाई कमिश्नर्स, नए हाई कमिश्नर्स अपॉइंट करेंगे। ये दोनों हाई कमिश्नर्स हटा दिए गए थे दोनों देशों की तरफ से, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के ऊपर जो दोनों में डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन चल रहा था वो बहुत बढ़ गया था पिछले साल, और उसके चलते हाईएस्ट लेवल के डिप्लोमेट्स भी हटा दिए गए थे। तो अब ये रीइंस्टेट होंगे, यानी नए अपॉइंट होंगे हाई कमिश्नर्स दोनों कंट्रीज में। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने कहा है कि वो इसको एक फाउंडेशन मानते हैं, यानी कि एक नींव पड़ी है रीसेट करने की रिलेशनशिप को, जो कि बहुत बिगड़ गई थी। तो यहाँ से शुरुआत होगी फिर से दोनों देशों के बीच ट्रस्ट क्रिएट करने का और आगे अपने रिश्ते को सुधारने का। अभी फिलहाल दोनों देशों ने काफी मुद्दों पे बात की है। इस 40 मिनट में उन्होंने कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनर्जी और काफी मुद्दों पर दोनों देशों ने चर्चा की है। लेकिन जैसा आपने अभी बताया कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बेस करके ये रिश्ते बनाए जाएंगे। रूल बेस्ड ऑर्डर एक ऐसी चीज है जो कि कनाडा ने स्ट्रेस किया है। अपने स्टेटमेंट में कनाडा ने बोला है कि जो हाई कमिश्नर्स रीइंस्टेट होंगे यानी कि नए हाई कमिश्नर्स जो अपॉइंट होंगे, उसके बाद जो आम जनता को दिक्कत हो रही थी वीजा में, स्टूडेंट परमिट में, वर्क परमिट में, वो सब आम लोगों के मुद्दे भी हल होंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे को काफी गर्मजोशी से एक दूसरे का हैंडशेक किया, दोनों मिले। और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं, ये एक ऑनर है उनके लिए, और इतनी बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, उसको इनवाइट करना G7 में जरूरी था उनके लिए। और उन्होंने काफी वार्म तरीके से वेलकम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्नॉलेज किया कि भारत और कनाडा की रिलेशनशिप महत्वपूर्ण है और इसको सुधारना चाह रहे हैं दोनों तरफ। गैंगस्टर लॉरेन बिश्नोई और गोल्डी बरार के गठबंधन में अब दरार आ गई है। अब दोनों एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं। पहले ही कानून व्यवस्था को चुनौती देकर इन दोनों गैंगस्टर्स के
अलग राहें जो हैं वो अब उन्होंने पकड़ ली है। एजेंसियों की जो परेशानी है वो और भी बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसियों को दोनों की करीबियों से पूछताछ के बाद ये जानकारी मिली है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, बल्कि गोल्डी बरार अमेरिका में अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। बताया जा रहा है कि अब गोल्डी बरार ने अजरबैजान बेस्ड रोहित गोदारा के साथ हाथ मिला लिया है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में बैठे नोनी राणा उर्फ सूर्य प्रताप के साथ गठजोड़ कर लिया है। तो ये क्या इनका पूरा माजरा है, जरा वो आपको बता देते हैं। इन दोनों का जो जय वीरू की जो जोड़ी थी अपराध की दुनिया में, उसकी जो दोस्ती है उसमें तकरार आई है, टूट गई है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार अपनी अलग अलग राहें अब अपना रहे हैं। दोनों ने अपने जो अलायंस है वो अलग अलग कर लिया, एक दूसरे से दूरी बना ली है। लॉरेंस गैंग को पोस्ट से जो गोल्डी बरार है उसका चेहरा हटा दिया गया है। गोल्डी ने रोहित गोदारा के साथ हाथ मिलाया है, वहीं लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में नोनी राणा के साथ अपना जो काम है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की है। साबरमती जेल में जो गोल्डी बरार है उसको रखा गया है, वहीं अमेरिका में जो लॉरेंस बिश्नोई है वो साबरमती जेल में है और गोल्डी बरार अमेरिका से अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा है। अब क्यों इन दोनों के बीच में, लेकिन ये बताते हुए भी देखिए क्या कमाल की बात है, जेल के अंदर होकर भी वो अपनी गैंग को कैसे ऑपरेट कर रहा है, इस पर हमारी एजेंसीज ही बता रही हैं। यानी कि उसको रोकने में क्या करा जा सकता है इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं है, लेकिन वो कैसे कैसे और लोगों के साथ मिलकर ऑपरेट कर रहा है उस पर अपनी और जानकारी आ रही है। क्यों दोस्ती में दरार आई है? लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को लेकर ये लड़ाई जो है वो दोनों के बीच में हुई है। 2024 में अमेरिका में अनमोल पकड़ा गया था। अनमोल फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ पकड़ा गया था। गोल्डी ने वहां से जो बेल है दिलाने में कोई मदद नहीं की अनमोल को। अनमोल छूटा, लेकिन उसके पैर पर जीपीएस ट्रैकर है वो लगा हुआ है। गोल्डी का नाम बब्बर खालसा के साथ जुड़ा हुआ है और गुरुग्राम धमाके में भी गोल्डी बरार का नाम सामने आ रहा है। इसके क्या फर्क पड़ेंगे, दोनों में जो दरार रही है उससे इंपैक्ट क्या होगा? दो हिस्सों में यह गैंग अब बट गया है। अलग अलग तैयार हो रहे हैं गैंग और इनके जो लोग हैं। नए गैंगवार की आशंका इन दोनों के बीच में जताई जा रही है। दोनों अपने गैंग को मजबूत करने के लिए एक वर्चस्व की लड़ाई में जुट जाएंगे। गोल्डी बरार ने रोहित गोदारा के साथ हाथ मिलाया तो लॉरेंस बिश्नोई ने नोनी राणा के साथ अपना हाथ मिलाया है। लॉरेंस गैंग में अनमोल, काला, जठेरी और नोनी है, वहीं गोल्डी बरार गैंग के साथ अब रोहित गोदारा शामिल हो गया है। मुकेश सिंह सेंगर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मुकेश, कमाल की बात है, एजेंसीज ये सब तो बता रही हैं कि देखिए गैंग कैसे टूट गया, नया गैंग क्या बन गया है, लेकिन जेल के अंदर रहते हुए गोल्डी बरार कितनी आसानी से अपना गैंग चला रहा है, इस पर शायद नकेल कसने में अभी भी एजेंसीज नाकाम है। देखिए, बिल्कुल जो लॉरेंस बिश्नोई है साबरमती जेल के अंदर बंद है और वहाँ से बैठकर लगातार वो अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। वहीं गोल्डी जो है वो अमेरिका में है और वहाँ से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। गोल्डी और लॉरेंस बचपन के दोस्त हैं और जो लॉरेंस का गांव है दोतारा वाली फाजिल्का में, उसके पास ही मुक्तसर साहिब में गोल्डी का गांव है। दोनों जो है बचपन में साथ में खेले हैं और क्रिकेट भी साथ में खेलते थे और उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। अपराध की दुनिया में इनको जय और वीरू के नाम से जानते हैं और कई बड़े हत्याकांडों को इन दोनों ने मिलकर ही अंजाम दिया है, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो, बाबा सिद्दीकी मर्डर हो या फिर पंजाब में और दूसरी टारगेट किलिंग हो, इन दोनों गैंग्स ने मिलकर अंजाम दिया है। और हत्या करने के बाद जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आता था उस पोस्ट में भी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई लिखा होता था। लेकिन पिछले कुछ समय से जो पोस्ट आ रहे हैं, खासतौर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो लोग हत्याकांड्स को अंजाम दे रहे हैं या जो दूसरी और वारदातें कर रहे हैं, उन वारदातों में जो सोशल मीडिया पोस्ट आ रहे हैं उसमें कहीं भी गोल्डी बरार का नाम सामने नहीं आ रहा है। तो इससे साफ हो गया है कि अब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के बीच में दरार आ गई है। सूत्रों के मुताबिक जब लॉरेंस का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में पकड़ा गया था, उसके पकड़े जाने के बाद आरोप ये है कि गोल्डी बरार जो उस समय अमेरिका में ही था उसने उसकी बेल कराने में कोई मदद नहीं की थी। इसके साथ ही जिस तरह से गोल्डी बरार का नाम
खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ लगातार जुड़ता जा रहा है, उससे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को परेशानी है और इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उससे दूरियां बना ली हैं, क्योंकि भारतीय गृह मंत्रालय ने गोल्डी बराड़ को एक घोषित जो आतंकवादी घोषित किया है और उस पर इनाम भी रखा हुआ है। तो इसके चलते जो गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई हैं, दोनों के रास्ते जुदा हो गए हैं और निश्चित तौर पर दोनों के बीच में अब गैंगवार होने की आशंका है। जहां तक मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात करूं तो इसमें कई बड़े अपराधी शामिल हैं, जिसमें नोनी राणा भी हाल में शामिल हुआ है। इसके अलावा अनमोल बिश्नोई जो यूएस में है, कुछ और भी संपत नेहरा है, पंजाब के कुछ गैंगस्टर हैं, हरियाणा में कुछ गैंगस्टर हैं और दिल्ली के कुछ गैंगस्टर शामिल हैं। वहीं जो गोल्डी बराड़ है उसके गैंग में इस समय रोहित गोदारा, जो कि राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर है और इस समय अमेरिका में है, वो उसका साथ दे रहा है। और उसके साथ में जो राइवल गैंग हैं लॉरेंस के, जिसमें बम्बिया गैंग के लोग हैं, कौशल चौधरी है, दिल्ली का नीरज बवाना गैंग है, ये सब गैंग जो है एक साथ गठजोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपराध की दुनिया में एक नए तरीके का जो समीकरण है वो बनता दिखाई दे रहा है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और जो गोल्डी बराड़ है, जिनको जय और वीरू के नाम से जानते थे, अब दोनों जुदा हो गए हैं और ये अपने अपने गैंग को नए सिरे से खड़ा कर रहे हैं और ऐसे में एक बड़े गैंग वॉर की आशंका नजर आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पे छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की जो बर्बरता है वो सामने आई है। उन्होंने आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली नेता के रिश्तेदारों के 3 लोगों की हत्या कर दी है। नक्सलियों ने सरेंडर कर चुके दिनेश जो के 3 रिश्तेदारों को निशाना बनाया है। मृतकों में एक छात्र भी शामिल है। वारदात को अंजाम देने वाला नक्सली नेता जो है उसका नाम वेला बताया जा रहा है। इस दौरान इस हमले में 7 लोग बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। साथ ही नक्सलियों ने 12 से ज्यादा ग्रामीणों को बंधक भी बना लिया है। नक्सलियों के इस कायराना हरकत से गांव में डर का माहौल है। बीजापुर के में जो एसपी जितेंद्र यादव ने 3 हत्याओं की पुष्टि एनडीटीवी को की है। तो आपको जरा बता देते हैं ये पूरी घटना जो है उसका अंजाम किस तरीके से दिया गया। बीजापुर के ये जो गांव है, यहाँ पर पोदाकुरमा में, इस गांव में ये पूरा हमला जो है नक्सलियों की तरफ से किया गया। नक्सलियों ने 3 ग्रामीणों की इस हमले में हत्या कर दी। सरेंडर करने वाले नक्सली के परिजनों को निशाना बनाया गया। एक डर का माहौल बनाने के लिए निशाना बनाया गया। बंधक 12 ग्रामीणों को बनाकर पहले बंधक बनाया गया, फिर उनको छोड़ दिया गया। पुलिस ने बंधक बनाने की जो पुष्टि है वो नहीं की है। क्यों यह हत्या की गई है, एक बार फिर से नक्सली, क्योंकि इनका एक मोडस ऑपरेंडी होता है, पुलिस इन्फॉर्मर के शक होने पर हत्या कर दी। यानी किसी को भी मारना हो तो उसको पुलिस इन्फॉर्मर बताइए और उसके ऊपर हमला कर दीजिए। एंटी नक्सल ऑपरेशन से नक्सली जो हैं वो घबराए हुए हैं। इनके बड़े बड़े नेता मारे जा रहे हैं। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक डेडलाइन रखी है नक्सलवाद के सफाए की। नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन जो है सरकार नियुक्त कर चुकी है और पुनर्वास और सरेंडर की नई नीति भी आई है, जिससे नक्सलियों को लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब छोड़कर उनको जा रहे हैं। वहीं सुकमा जिले की सीमा से लगे आंध्र प्रदेश के ऐसा जिले में जो एक गांव के अंदर ये जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 3 बड़े माओवादी नेता जो हैं वो मारे गए। इस मुठभेड़ में नक्सली जो नेता हैं चलपति की पत्नी और अंजू और उसके साथ जोनल कमेटी के सदस्य भी मारे गए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जो उदय जोनल कमेटी के सदस्य थे गजराजा रवि, वो और छत्तीसगढ़ के एक्टिव, ये काफ़ी एक्टिव पूरे इस पूरे इलाके में थे और गजराला 2024 से फरार था।